हेलो बच्चों के आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सेकंड लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे वो दो टॉपिक के बारे में करेंगे, एक तो सोल्यूबिलिटी के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर के बारे में। तो वन बाय वन दोनों की बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि जो वेपर सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या होती है। किसी भी लिक्विड के अंदर गैस को या फिर सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। किसी भी लिक्विड के अंदर मैक्सिमम सोल्यूट का कितना अमाउंट मिक्स हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। किसी भी लिक्विड के अंदर सोल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट मिक्स हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो सोल्यूबिलिटी की जो को हम डिफाइन करेंगे वो क्या इस टाइप से कर सकते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ solute which can dissolve in सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट बात जो होती है वो यही आती है कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन सॉल्यूशन। अब सर जो अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दो टाइप की सोल्यूबिलिटीज़ की बात करेंगे। पहला, क्या हम गैस को जब लिक्विड के अंदर सोल्यूबल करें वह भी मिक्स हो जाएगी ना, वो लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। और सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर सोल्यूबल करें तो वह भी डिजोल्व हो जाएगी और लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो दो टाइप की जो सोल्यूबिलिटी है उनकी बात की जाती है। पहली सोल्यूबिलिटी आती है अपने पास सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरी सोल्यूबिलिटी आती है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। फर्स्ट की बात करते हैं अपन। इसका कोई भी एक जनरल सा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि एक गिलास पानी के अंदर शुगर को मिक्स करना। और इसका जनरल एग्जांपल क्या होगा, अपने पास जो सोडा होता है मतलब पानी के अंदर CO2 को मिक्स करना। हाँ, तो इसके एग्जांपल को लेकर समझते हैं। यहाँ पर ये पानी के अंदर किसको मिक्स किया जा रहा है, शुगर पार्टिकल को मिक्स किया जा रहा है ना। शुगर पार्टिकल्स आर सॉलिड, हाँ या ना। ये हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल ये वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, शुगर पार्टिकल है। सेकंड, इसके अंदर जो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है, वाटर के अंदर किसको मिक्स किया जा रहा है, गैस को। ये जो है वो वाटर है और ऊपर जो है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है, हाँ या ना। अब मुझे ये बात बताइए कि टेम्परेचर का दोनों के ऊपर, सॉलिड का लिक्विड के ऊपर और गैस का लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे पानी के अंदर शुगर की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर गर्म पानी हो तो उसमें शुगर ज़्यादा मिक्स होगी या ठंडे पानी में शुगर ज़्यादा मिक्स होगी, गर्म पानी में। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉलिड की जो लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं और डिक्रीज़ होती हैं बच्चा, इंक्रीज़ होती हैं। सेकेंड मेथड बात करते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि जो अपने पास कोक होती हैं, जो भी अपने पास कोक होती हैं उसके अंदर ठंडी जो होती है उसके अंदर CO2 ज़्यादा मिक्स होती है या गर्म कोक के अंदर CO2 ज़्यादा मिक्स होती है, ठंडी कोक के अंदर CO2 ज़्यादा मिक्स होती है ना। इसका सीधा मतलब है कि गैस की लिक्विड के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होगी वो कम टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी या ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी, कम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर सर टेम्परेचर कम करने पर गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा करने पर सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर, दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझे या नहीं समझे, क्लियर। अब अगली बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। मुझे ये बताओ सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। सॉलिड के पार्टिकल तो सर पहले मैक्सिमम पास होते हैं ना, तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब
सॉलिड की जो लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी होती है उसके ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जब गैस को मैं लिक्विड के अंदर मिलाऊंगा और प्रेशर ज़्यादा दूंगा, हाई प्रेशर दूंगा, तो सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और अगर लो प्रेशर दूँ तो सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये बात आती है अपने पास पहले लेक्चर। यहाँ पर जो प्रेशर होता है या यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी होती है हमारे पास, वो प्रेशर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डजंट अफेक्ट बाय प्रेशर। ये जो सोल्यूबिलिटी है ना वो प्रेशर से अफेक्ट ही नहीं होती। ये दोनों बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? दो टाइप की हम लोगों ने सोल्यूबिलिटी पढ़ी है। एक पढ़ी है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रेशर पर फर्क उसका कुछ नहीं पड़ता है। दूसरी जो हम लोगों ने पढ़ी है वो गैस की लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी गैस की क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो वहाँ पर प्रेशर के वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों बातें क्लियर। अब हम लोग अगली बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है ना वो होता क्या है। हम लोग वेपर प्रेशर को जो है ना वो डिफाइन कैसे करेंगे। हाँ, मुझे ये सोल्यूबिलिटी अलग बात है, वेपर प्रेशर अलग बात है। वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेपर प्रेशर, नाम से लग रहा है ये जो प्रेशर है वो किसका है? वेपर का है। हाँ या ना? तो बात करते हैं। जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास यह कोई कंटेनर है, इसको क्या किया गया? कोई ना कोई टेम्परेचर से हीट किया गया। और ये ऊपर से क्या है? क्लोज है। हाँ, जब मैं इसको, और इसके अंदर हमने कोई ना कोई लिक्विड सॉल्यूशन जो है ना वो फिल किया हुआ है। मुझे ये बताओ, जब मैं इसको हीट करूँगा नीचे से, तो ये जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज होगा? वेपर में चेंज होगा ना। क्या ये कंटिन्यूसली वेपर में चेंज होता जाएगा, या एक लेवल के बाद जितनी मैक्सिमम वेपर बन सकती थी उतनी बन जाएगी? एक लेवल के बाद से इसकी जितनी मैक्सिमम वेपर है ना वो बन जाएगी, और फिर वो वेपर क्या इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर वापर प्रेशर लगाने लगेगी ना? बिल्कुल। और वो जो वेपर होगी वो ऊपर जाती जाएगी, इतने से वॉल्यूम में कंडेंस होती जाएगी और वापस किस में चेंज होने लगेगी? लिक्विड के अंदर। तो वह कंडीशन जब जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा हो उतनी ही वेपर लिक्विड में चेंज होने लगे, उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इन वेपर एंड लिक्विड फेज। ठीक है। और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज पर वेपर जितना प्रेशर लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगा रही होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अगली बात जो आती है वो ये आती है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसकी क्या फॉर्म होती है? वेपर फॉर्म होती है। और वह वेपर फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये किस में चेंज हो रही होगी? कंटिन्यूसली वेपर में चेंज हो रही होगी, और कुछ टाइम के बाद ये वेपर में चेंज हो रहा है और वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है। कुछ टाइम के बाद ये वाला प्रेशर और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो चुके होंगे? बराबर हो चुके होंगे। यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना और वेपर का लिक्विड में चेंज होना दोनों की रेट बराबर हो चुकी होगी। उस कंडीशन में इस वेपर का लिक्विड की सरफेस के ऊपर लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर को बेटा डिफाइन किस टाइप से किया जा सकता है? प्रेशर applied by vapor on liquid solution surface at
पहली बात तो इस टाइम पर क्या होना चाहिए, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ये बातें समझे या नहीं समझे? क्या बोला है हम लोगों ने, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सॉल्यूशन सरफेस व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ये बातें क्लियर हुई कि वेपर प्रेशर किसको कहा जाएगा, बात क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, और उस हर एक लिक्विड सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा हम लोग उसे डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। हाँ, बात की जाए। सर लिक्विड सॉल्यूशन अपने पास तीन टाइप से बन सकते हैं। क्या मैं अगर गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करूँगा तब भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करूँगा तब भी लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। और अगर मैं लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करूँगा तब भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो सर ये बात तो क्लियर है कि अपने पास जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो तीन टाइप से बन सकता है। जब मैं गैस को लिक्विड में मिक्स करूँ तब भी बन सकता है, जब मैं लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करूँ तब भी बन सकता है, और अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करूँ तब भी लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है। हमको इन तीनों टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही क्या करनी, स्टडी करनी। बात करते हैं फर्स्ट की, गैस इन लिक्विड की। मुझे ये बताओ, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और हमको यहाँ पर गैस को इसके अंदर क्या करना है, मिक्स करना है। तो जैसे जैसे मैं किसी पिस्टन की हेल्प से प्रेशर को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ये गैस जो होगी वो लिक्विड में ज़्यादा मिक्स होगी या कम मिक्स होगी? ज़्यादा मिक्स होगी। और अगर ये गैस ज़्यादा मिक्स हुई तो गैस के मोल फ्रैक्शन और गैस का पार्शियल प्रेशर, दोनों की दोनों चीज़ें उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, है ना भाई। और गैस सर अगर मिक्स होगी तो गैस का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर वो बढ़ेगा, तो जनरल सी बात है गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। गैस अगर सर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगी तो गैस के जो मोल हैं लिक्विड सॉल्यूशन में वह भी बढ़ेंगे, तो भी जनरल सी बात है अगर उसके मोल लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। मतलब गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या डायरेक्ट लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। कि सर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मोल फ्रैक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक से करते हैं, पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से करते हैं। बात क्लियर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है क्या कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लाई जाती है? लाई जाती है। याद रखना यहाँ पर सर जो वो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स होती है। के एच क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। बिल्कुल, के एच क्या होता है यहाँ पर? हेनरी कांस्टेंट होता है। मतलब गैस का जो लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन होने का वो है उसको हेनरी लॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो कौन सा आता है अपने पास? हेनरी कांस्टेंट आता है। बात क्लियर। तो यहाँ पर सर इसके लिए जो लॉ आया है ना वो कौन सा लॉ आया है, इसको हम अच्छे पेन से लिख देते हैं। ये वाला जो लॉ आया है वो आया है अपने पास, एक सेकेंड, ये वाला जो लॉ आया है वो आया है हम लोगों के पास हेनरी लॉ। बात समझे या नहीं समझे? तो फर्स्ट जो लॉ हमने पढ़ा वो किस चीज़ के लिए पढ़ा? गैस का लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी के लिए पढ़ा, और उसका नाम क्या रहा? हेनरी लॉ रहा। हेनरी लॉ के अंदर पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल फ्रैक्शन के होता है, और प्रोपोर्शनल हटा के हम केएच लगाते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो केएच होगा एक कांस्टेंट है, ये किन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा? जो गैस इस सॉल्यूशन में मिक्स हो रही है ये उस गैस की नेचर पर डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मान लो वो है गैस वाटर के साथ,
कोई मैं लिक्विड वाटर मान के चलता हूँ, वह गैस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होगी, तो ज़्यादा मिक्स होगी लिक्विड के अंदर या कम मिक्स होगी? ज़्यादा मिक्स होगी, क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ के, तो ज़्यादा मिक्स होगी। और अगर सर वो गैस जो होगी वो नॉन पोलर गैस होगी, वो वाटर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रही होगी, कोई वीक फोर्सेस जनरेट नहीं कर रही होंगी, तो वो क्या होंगी अपने आप में कम सोल्यूबल होगी। मतलब ये दो टाइप से ये जो KH होगा वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। हाँ, अगली बात मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ने पर या टेम्परेचर कम होने पर सोल्यूबिलिटी गैस की अफेक्ट होती है या नहीं होती? होती है। टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो क्या KH जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा ना? बिल्कुल। तो KH जो होता है वो अपने आप में कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है हम लोगों का KH। पहला टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरा यह अपने पास नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर? किस किस पर डिपेंड किया? एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा नेचर ऑफ गैस पर। दोनों चीज़ें पर अपना हेनरी कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है। ये बात जो हुई है ना वो अपनी गैस इन लिक्विड की कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ कि जब हम हाइट पर जाते हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ज़्यादा या कम? कम होना चाहिए। जब हम प्लेन में रहते हैं तब तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। ऑक्सीजन अपने आप में सर गैस है और ब्लड अपने आप में क्या है? लिक्विड है। जब हम प्लेन में रहते हैं तब तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स रहती है। ऊपर जाने पर अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मोर सोल्यूबल होनी चाहिए या लेस सोल्यूबल होनी चाहिए? लेस सोल्यूबल होनी चाहिए। तो याद रख लेना, हाइट पर जाने पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लेस सोल्यूबल होती है। इस डिजीज़ को ही अल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। हाँ, इसके बारे में आपके बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है, ठीक है। फिर वहाँ पर RBC, बॉडी अपनी RBC को काउंट को बढ़ा लेती है ताकि ज़्यादा गैस को वो सोल्यूबल की जा सके। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर कोई पर्सन डाइव करता है सी के अंदर, तो नीचे जाने पर उसके ऊपर हवा तो होगी ही सही, क्या पानी भी आ जाएगा ना? तो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा तो जो प्लेन के ऊपर, यहाँ धरती के ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन मिक्स हो रही थी, नीचे जाने पर ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस भी मिक्स होने लगती है, ठीक है। जब वो वापस पर्सन अर्थ के ऊपर आता तो जो वो नाइट्रोजन गैस उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स थी, वो वापस किस में डिसोल्यूबल हो जाएगी, वापस ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे ना, ठीक है। उसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बस्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से पर्सन की चेस्ट के अंदर पेन होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना वो इसके एग्जाम्पल हैं, बातें की गई थी। हेनरी का लॉ आप समझे? क्लियर? अब हम लोग आगे की दो बातें करते हैं, एक तो लिक्विड का लिक्विड के अंदर और एक लिक्विड का सॉलिड के अंदर बात करते हैं। मुझे ये बताओ, ये एक लिक्विड है, मान लेते हैं ए लिक्विड है, ये एक दूसरा लिक्विड है अपने पास, बी लिक्विड है। इस लिक्विड का भी क्या कोई प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा? होगा सर। और इसका प्रेशर हम P0A मान लेते हैं, इसका प्रेशर हम P0B मान लेते हैं। मुझे ये बताओ, ये P0A और P0B हैं, वह वेपर प्रेशर हैं और किस फेस के अंदर हैं? सॉल्यूशन की फेस के अंदर हैं या प्योर फेस के अंदर है? प्योर फेस के अंदर है, ठीक है। अपने पास फर्स्ट बात बोली है अपन ने, दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। उन दोनों का जो प्योर फेस के अंदर वेपर प्रेशर है वो P0A और P0B है। हाँ, अगर हम इन दोनों को किसी कंटेनर के अंदर मिलाएंगे, यहाँ पर ये A प्लस B, तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों का वेपर प्रेशर अब भी P0A P0B ही रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए?
जब ए और बी, एक को सोल्यूट मान लो, बी को हम सोल्यूट मानते हैं जनरली, इसको हम सोल्वेंट मानते हैं, जब ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन दोनों का वेपर प्रेशर पी नोट है, पी नोट बी ही रहना चाहिए, या सर दोनों के बीच में अट्रैक्शन वगैरह हुआ होगा, तो अगर अट्रैक्शन हुआ होगा तो दीवार के ऊपर लगने वाला थोड़ा प्रेशर कम हुआ होगा, इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो चेंज होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब जो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर बचेगा वो इसका तो बच जाएगा, ए का हम सिर्फ पी है ए ही बोल देते हैं, और बी का हम सिर्फ क्या बोल देते हैं, पी बी ही बोल देते हैं। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर भी जो पी ए होता है ना वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए के, और ऐसे ही जो पी बी होता है ना वह भी एक्स बी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगली बात, अगर ये दोनों वहाँ पर जो कांस्टेंट आया था प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर वो क्या आया था, के एच आया था, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ और आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो पी नोट ए और पी नोट बी आता है। पी ए के लिए पी नोट ए एक्स से होगा, और पी बी के लिए पी नोट बी एंड एक्स बी होगा। बात क्लियर। वहाँ पर तो क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स से, वहाँ पर क्या होगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी होगा। अब मुझे बताओ जो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए, भाई लिक्विड मिलकर क्या बने हैं, सॉल्यूशन बने हैं ना, तो पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या पी ए प्लस पी बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे पास जो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा यानी पी एस आएगा वो इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी के, और इसी को हम पी ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी। बात क्लियर, हाँ या ना। अगर हम आपसे पूछें कि मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता था वो कितना होता था, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता था, शाबाश 1 होता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है अपने पास, 1 होता है ना। इसके बेस पर मैं क्या इस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ, तो पी एस बराबर हम ये भी लिख सकते हैं पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर सिर्फ एक्स बी वाली टर्म आ गई है, ऐसे ही हम पी एस बराबर एक बात और भी लिख सकते हैं, पी नोट ए एक्स ए, और यहाँ पर पी बी एक्स बी की जगह हम लोगों ने क्या भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं ना, बात समझे या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। एक बार इस इक्वेशन पी एस बराबर आया है सर पहला पी ए प्लस पी बी, इसी को हम लोगों ने एक्सपांड करके पी ए की जगह ये और पी बी की जगह ये यहाँ से पुट कर दिया। हाँ, तीसरी इक्वेशन हमने लिखी एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख के, और चौथी इक्वेशन हमने लिखी एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए करके। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये अपना दूसरा टॉपिक जो हुआ वो कंप्लीट हुआ, लिक्विड इन लिक्विड कंसंट्रेशन वाला। बात समझे। अब मैं बोलूं कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करूं तब भी अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा ना, बनेगा सर। तो वहाँ पर भी सर सारी चीज़ें सेम ही होगी, बट यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या आ चुका है तुम्हारे पास, सॉलिड आ चुका है। मतलब सर ये जो बी वाला है ना वो क्या आ चुका है तुम्हारे पास, सॉलिड आ चुका है। अब बताओ सॉलिड का कोई प्रेशर होता है क्या, एक कंटेनर के अंदर सॉलिड रख रखा है, वो क्या इस कंटेनर की वॉल के ऊपर कोई प्रेशर लगाएगा क्या, नहीं ना। तो सर सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। मतलब जो हमारे पास ये पी बी नोट है वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अगर पी बी नोट 0 हो जाना है तो ये पूरी टर्म क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। अगर ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जानी है तो पी एस बराबर क्या पी नोट इंटू एक्स से आ जाना है, बिल्कुल। तो सर अगर आप लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स ना कर
लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिक्स करते हैं, लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को, ये B है और ये A है ना। B जो है वो अपने पास बेटा सोल्यूट है और A जो है वो हम हमेशा मानते हैं सॉल्वेंट। तो इसका जो प्रेशर होगा PB0 वो हो जाएगा 0, बाकी ये तो PA0 ही रहेगा। तो अपने पास जो PS आएगा ना वो P0A इंटू सिर्फ XA ही बच जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर? अब मुझे ये बताओ X, ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो B यानी कि सॉलिड सोल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? XA बराबर क्या होता है अपने पास? NA/NA प्लस NB। समझे? मतलब सर नीचे तो इसके यहाँ पर भी नीचे NB आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम भाई इसको भी क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, क्या P0A इसको NA/NA प्लस NB लिखेंगे ना। तो अगर मैं मान लो सोल्यूट के मॉडल को बढ़ाता हूँ तो ये XA की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो PS की वैल्यू क्या होगी? कम होगी ना। बिल्कुल। तो बताओ वो उसके मोल्स पर डिपेंड करता है, याद रख लेना। ये PS जो होगा ना वो NB के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं NB को इंक्रीज करता हूँ तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर ये पूरी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, अगर ये पूरी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो PS जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि जैसे ही XB हटा तो B के मोल से या B के अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है बच्चों, B से भी डिपेंड तो करेगा। और सीधी सी बात है सर, अगर मान लो प्योर वो होता अपने पास सॉल्वेंट होता तब तो ये पूरी सरफेस से ही वेपर बना रहा होता। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर सॉलिड पार्टिकल यानी सॉलिड सोल्यूट को मिलाया, अब वो पूरी सरफेस से वेपर बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। अब वो सर कम सरफेस से वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। यही तो बात आ रही है कि पहले तो वो P0A था, पर जैसे आपने सर NB बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी और PS भी कम होता जाएगा। तो सर सॉलिड को जब हम सोल्यूट को जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मतलब PS जो होगा वो P0A से हमेशा कम होगा। हाँ या ना? चलिए एक छोटी सी बात और बताइए। PS की जगह आप PS लिखो, PA की जगह आप PA0 लिखो, XA की जगह क्या 1 माइनस XB लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो ना। ये ध्यान रखना, इसके बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बातें समझे या नहीं समझे? तीनों की तीनों चीज़ें। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गैस इन लिक्विड। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? लिक्विड इन लिक्विड। उसके लिए अपन ने फिर ये इक्वेशन पढ़ी, PA बराबर P0A से होता है, PB बराबर P0B XB होता है, और ये PS बराबर PA प्लस PB होता है। तो अपने पास P0A XA प्लस P0B XB हुआ। बात क्लियर? और अपन ने ये पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड। हाँ, ये और ये क्या एक जैसे ही है सर? बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है। अपन ने किया ही क्या है, बस वहाँ पर जहाँ पर PB0 था उसको 0 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को ऐसे बना दिया। हाँ या ना? क्लियर? याद रखना, इन दोनों को जिस नाम से यानी जिस साइंटिस्ट के नाम से अब बात की जाती है उस साइंटिस्ट का नाम था राउल्ट। तो याद रखा जाए इन दोनों के बाद, इसके लिए तो जैसे हेनरी लॉ आया था ना, इसके लिए जो लॉ आता है वो कौन सा लॉ आता है अपने पास? राउल्ट से लॉ आता है। ये बात भी समझे, राउल्ट लॉ क्या है क्या नहीं है? क्लियर? लिक्विड क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं ना। फिर इन सॉल्यूशन के अभी अपन आगे टाइप भी पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो सारी भी। बट अभी ये बात समझे, एक हम लोगों ने हेनरी का लॉ पढ़ा है विच इज अप्लाई फॉर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, और एक अपन ने राउल्ट का लॉ पढ़ा है जो कि लिक्विड का लिक्विड के अंदर या फिर सॉलिड का लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताता है। बात क्लियर? हाँ।